नमस्कार। दृष्टि टीचिंग एग्जाम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपसे चर्चाएं जारी हैं, हम लोग यूनिट 1 और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को इस समय डील कर रहे हैं। तो अगर प्रश्नों को देखा जाए तो हम लोग यूनिट 1 में टेस्ट 1 टेस्ट 2 कर चुके हैं। अब ये टेस्ट 3 है ना। यहाँ संभवतः अच्छा, यहाँ पे यूनिट 1 लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन लिखे हैं। तो यूनिट 1 का ये टेस्ट 3 है ना। चलिए हम लिख देते हैं। है ना। तो आइए सीधा प्रश्नों को शुरू करते हैं। है ना। पिछले लेक्चर में काफ़ी चर्चा इस बात पर हो गई थी कि कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को देखना है, कैसे डील करना है। तो क्लास की शुरुआत में काफ़ी चर्चाएं हुई थी। जो क्लास नंबर 3 था, ये क्लास नंबर 4 है। पहली क्लास जो है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास थी। दूसरी क्लास में यूनिट 1 का टेस्ट 1 हुआ था। क्लास 3 में यूनिट 1 का टेस्ट 2 हुआ था। अब ये क्लास 4 है, तो इसमें यूनिट 1 का टेस्ट 3 है। इसके बाद मतलब जो पिछली क्लास कहलाएगी, वो पिछली क्लास का मतलब है क्लास नंबर 3, उसको देख लीजिएगा शुरुआत में। तो उसमें थोड़ा सा आपको ये विज़न करने में आसानी होगी कि आपको परीक्षा में पेपर को किस तरह से देखना है, किस तरह से एग्ज़ाम की साइकोलॉजी को समझना है ना। तो काफ़ी चर्चा उसमें शुरुआत में 2-4-10 मिनट हम लोगों ने दिए थे। नो डाउट वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे। ना देखी हो तो देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ भी ताबूत शब्द का प्रयोग है। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें डोलमेंस जैसे शब्दों का यूज़ हुआ था, है ना। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है कि ताबूत समाधान, विस्तारित समाधान, संयुक्त समाधान और कलश समाधान, इनको आपको मिलाना है कि ये कहाँ और कैसे विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि वो करंट से भी कहीं ना कहीं जोड़कर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर सनौली दिया हुआ है। सॉरी। ठीक है। तो सनौली देखो, अभी बागपत उत्तर प्रदेश में सनौली एक स्थल प्राप्त हुआ जिसका समय लगभग 2200 से 1800 के बीच का है। तो अगर हम लोग देखें तो वहां से विस्तारित समाधान हम लोग को प्राप्त हुए हैं, है ना। अगर हम ताबूत समाधान की बात करें तो हड़प्पा से। ठीक है। और इन चारों में सबसे सरल क्या है? संयुक्त समाधान। संयुक्त समाधान का मतलब युगल समाधान। और युगल समाधान आपको, अब आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे, युगल समाधान कहां से मिला है? लोथल से, है ना। तो फिर कलश बचा तो वो हो गया मोहनजोदाड़ो से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 2 3, है ना। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसमें सबसे सरल क्या था? संयुक्त समाधान यानी कि युगल समाधान। कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 मिले हैं युगल समाधान।
कालीबंगा से 1 और लोथल से 3। ठीक है, तो अगर आप सी को 2 से मिलाएंगे तो आप यहां आसानी से देख सकते हैं केवल सी ऑप्शन है जहां पर सी को 2 से जोड़ा गया है। यही हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पेशेंस के साथ अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप ऐसे कठिन दिखने वाले प्रश्नों को मुश्किल से 2-3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे कि कोई एक जो बहुत अच्छे से आता है। हालांकि आपको आना सब चाहिए, इसमें कोई मतलब इसमें हम ये नहीं कह रहे, पढ़ते समय तो आप सब ध्यान से पढ़िए, है ना। कलश समाधान क्या है, विस्तारित समाधान क्या है, ताबूत समाधान क्या है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन हम आपको जो बीच बीच में ट्रिक्स देते हैं, है ना, ये हम थोड़ा सा आवश्यक समझते हैं। क्यों, परीक्षा के टाइम पे अगर आपका जितना समय बचेगा उतना अच्छा, है ना। आप तमाम प्रश्नों पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक निगाह डाल सकते हैं, है ना, शायद आंसर निकल आए। ठीक है, समय कम रहेगा तो फिर उसमें हड़बड़ी होने की संभावना है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसा अपना सकते हैं, है ना। वैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ताबूत है या विस्तारित समाधान है, इन सब के बारे में जाने रहिए, सामान्य सी बातें हैं, कोई ऐसा विशेष भी नहीं। हाँ, विशेष पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो महापाषाण की चर्चा की थी, मेगालिथ की, वहां पर हमें जरूर बड़े यूनिक, है ना, डोलमेंस हम लोगों ने कहा था, कब्र है उसमें पत्थर लगे हुए हैं, फिर इन पत्थरों के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, डोलमेन बोलते हैं, है ना। वहां पर हमें थोड़ा सा स्पेशल मामला दिखाई देता है ना। ये चीजें थोड़ा सा इन्हीं अंदाजों में समझते हुए चलने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपसे पूछ रहा है कि उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। बहुत आसान प्रश्न है। गलीगाई, बुर्जहोम, पिराक, इनाम गांव। गलीगाई घलीगाई है ये, है ना, पहले गा की जगह घा है। खैर कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न पता है आसान है, पहले परीक्षा की दृष्टि से आपको बताते हैं, फिर इसके डिस्कस करते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से क्या है कि हम लोग बुर्जा होम बड़े अच्छे से पढ़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता है यहां से गर्तावास मिला है और एक युगल शवाधान मिला है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है ना। तो बुर्जा होम से हमको घोड़े के बारे में, बुर्जा होम जो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर, है ना, तो वहां पर हम लोग ठीक ठाक पढ़ते हैं बुर्जा होम के बारे में, गुफ कराल के बारे में, वो भी कश्मीर में है ना। तो ये बेसिकली बुर्जा होम गुफ कराल गर्तावास के लिए फेमस है ना। तो वहां घोड़े के बारे में हम लोग पढ़ते ही नहीं है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। अब पहुंच गए आंसर तक, अब सामान्य चर्चा कर लो कि जो घलीगाई है ये स्वात घाटी में है, पाकिस्तान। तो यहां से हमको घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा जो पिराक है ये बलूचिस्तान में है ना, पाकिस्तान। यहां से जो हम लोगों को घोड़े के साक्ष्य मिले हैं वो सबसे पुराने हैं,
जो हमको फिराक से मिले हैं। इस बात को थोड़ा गंभीरता से देख लो। इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में है। यहां से भी हमको घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा प्रश्न है। अब मान लो आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से किस स्थल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक दे दिया तो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में कहा गया था, थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति के बने रहिए रेगुलर, है ना, क्योंकि नो डाउट आपको पढ़ाया तो जाता ही है क्लासेस में, जो थ्योरी की क्लास होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट की जो हिस्ट्री की क्लास वगैरह होती है ना, वो भी आपके लिए अवेलेबल तो मान लो है ही, लेकिन अब उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है। अब क्लास खत्म हो गई, अब तो खोजी प्रवृत्ति के बने रहिए, टॉपिक पढ़िए, टॉपिक में आपको जहां भी जैसा भी लगे उसको खोजिए, अपना बिजी रहिए, क्योंकि विषय में निपुणता की डिमांड है। वो आपसे इतिहास की सामान्य जानकारी नहीं चाहता, विशेष जानकारी चाहता है, गुण जानकारी चाहता है, गहराई से जानकारी चाहता है। ठीक है, इन्हीं सब संदर्भों में इस बात को समझ के चलिए भाई, क्योंकि देखो इसमें कोई दो राय नहीं, परीक्षा बड़ी शानदार है। अब देखो, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ना। धर्मशास्त्र, तो जो भारत में धर्मशास्त्रों का शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है ना, ये सब धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों में ढेर सारी बातें बताई गई हैं। अच्छा, पहले आप अपने से इसका आंसर देने का प्रयास करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। हम पढ़ देते हैं। इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है। इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। इसमें देश, धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। इनमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है ना। अब देखो आराम से आपको दिख रहा आंसर क्या है। ये है, जातियों का संदर्भ नहीं है। अरे क्यों नहीं होगा, देखो ये जो धर्मशास्त्र हैं इनके लिखने का जो समय है वो गुप्तोत्तर या कह लो पूर्व मध्यकाल, और वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो कब से है, वो वैदिक काल से है। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। ठीक है, ये हो गए वर्ण। ये क्या है, वर्ण। ठीक है, वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का एक मतलब होता है रंग। ठीक है, कलर, कि आप किस वर्ण के हैं। तो कहें हम गोरवर्णी हैं, गोरवर्णी का मतलब गोरे हैं, गोरे रंग के हैं। एक मतलब होता है वर्ण का वर्ण करना, अर्थात धारण करना। तो धारण क्या करना है, वर्ण से संबंधित कर्म।
क्योंकि आप किस वर्ण में जन्म लेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण में जन्म लिया जा सकता है ना। फिर धारण क्या करना है? धारण करना है उस वर्ण से संबंधित कर्मों को। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के, वैश्य हैं तो वैश्य के, शूद्र हैं तो शूद्र के। सामान्य सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ मुद्दे पे। कि ये वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई है देखो वैदिक काल से, ठीक है। अच्छा, वैदिक काल से जब शुरुआत हुई वर्ण व्यवस्था की, तो इसको आप ऐसे समझो कि जब वर्ण चलेंगे, ठीक है, तो जातियां डेवलप होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कोई एक कर्म थोड़ी ही करेगा। मान लो ब्राह्मण है, सीधी सी बात है, वो पुजारी का काम करेगा, पुरोहित का काम करेगा, है ना। पुजारी या पुरोहित से जुड़े हुए काम करेगा, ठीक है। एक काम वो करेगा, एक ग्रुप उसका होगा विद्वानों का, है ना, विद्वान ब्राह्मणों का, ठीक है। इन्हें तो मान लो अपने जो भी यज्ञ वगैरह करा रहे हैं तो उसकी जानकारी है, इन्हें बहुत सारी जानकारियां हैं ठीक है। ये विद्वानों में की श्रेणी में आ रहे हैं, ये भी एक ग्रुप है। उसी तरह से एक ग्रुप मान लीजिए शिक्षक, शिक्षक का है। तो अब वर्ण ब्राह्मण है, लेकिन अब ये जातियां हो गई, एक इनकी जाति, एक इनकी जाति, एक इनकी जाति। क्षत्रिय हैं मान लीजिए, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करने वालों की एक जाति। उसी तरह से मान लो युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, कवच वगैरह है, उनको बनाने वाले सॉरी, मतलब वर्ण से जुड़े कार्यों, एक ही काम थोड़ी होता है वर्ण में कि साहब युद्ध करेंगे तो केवल युद्ध ही कर रहे हैं। अरे युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, इनकी भी तो मैनेजमेंट करना है। मान लो घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं, हाथियों की देखभाल कर रहे हैं, मतलब कुछ भी मान लो, तो उससे क्या है, एक ग्रुप बनने लगता है धीमे धीमे। अच्छा, वो ग्रुप क्या है, वो एक जाति का रूप धारण कर लेता है। अच्छा, वर्णों से जाति ज्यादा खतरनाक है। हम्म, वर्णों से जातियों में जटिलता ज्यादा है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो ब्राह्मण है, अब ये शिक्षक एक जाति के रूप में डेवलप कर गए, है ना, शिक्षकों की एक जाति हो गई। यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वालों की एक जाति हो गई। अब वैश्यों का काम है कृषि पशुपालन, तो उसी में मान लो कोई दुग्ध दुग्ध बेचने का काम करने लगा, तो उसकी एक जाति हो गई। तो इनके अंतर्गत इनकी जातियां, इनके अंतर्गत इनकी जातियां, इनके अंतर्गत इनकी जातियां, इनके अंतर्गत इनकी जातियां, तो जातियां भी डेवलप करना पैरेलल शुरू हो गई। जातियां ज्यादा जटिल इसलिए हैं क्योंकि नियम कानून बहुत कड़े बनाती हैं कि हम सब, एक मोहल्ला बसा लिया उन्होंने, एक जैसा काम करने वाले, अब उन्होंने मोहल्ला बसा लिया, अब वो आपस में ही शादी ब्याह सब कुछ चल रहा है, किसी अन्य जाति से संपर्क ना, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं।
कोई लेना देना नहीं, इंटरफेयर है ही नहीं भाई, ये हमारी जाति है, ये हमारी मान्यताएं हैं। अच्छा, अगर एक जाति ऐसा कर रही है तो दूसरी भी ऐसा करेगी कि ये हमारी जाति है, हमारी मान्यताएं हैं। तो क्या है, फिर वो मान्यताएं आपस में टकराएंगी अगर घालमेल होगा, तो इसलिए टकराएंगी नहीं, तो वो जाति अपने ढंग से चलती रहेगी, ये जाति अपने ढंग से। इसी तरह से पचासों प्रकार के काम होते हैं, सैकड़ों प्रकार के काम होते हैं समाज में, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता जाता है। आप इसी से छोटा एग्जाम्पल ले लो कि जैसे मान लो आज कपड़े का मान लो कोई काम कर रहा, तो एक ग्रुप है कपड़ा मालिकों की, मिलों की, मिल के जो मालिक हैं। एक ग्रुप है ऐसे लोगों का भी है जो रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं। एक ग्रुप ऐसे लोगों का भी है जो तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाते हैं। एक ग्रुप ऐसे लोगों का भी है जो उन कपड़ों को बेच रहे हैं। बात समझो। सारे लोग जुड़े हुए कपड़े से हैं, लेकिन काम सबके अलग अलग है। मान लो कोई तेल का व्यापार कर रहा, कोई घी का व्यापार कर रहा, कोई रुई का व्यापार कर रहा, कोई जूट का व्यापार कर रहा। ऐसे क्या है फिर वो जातियां, अब जैसे मान लो तटीय इलाकों की अगर हम बात करें तो मछुआरों की अपनी एक जाति। तो जैसे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क क्रिएट होते जाएंगे अर्थव्यवस्था के की वजह से, वैसे वैसे जातियां डेवलप करती जाएंगी। वो अपनी अपनी मान्यताएं बनाती जाएंगी। किसी में दिन में शादी है, किसी में शाम रात में शादी है, किसी के यहाँ मंगलसूत्र का प्रावधान है, किसी के यहाँ नहीं है। धागा मतलब मंगलसूत्र के मतलब धातु का हो, कहीं धागे का हो। ऐसे अलग अलग डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। जातियों में बड़ा रूढ़िवाद होता है। बात समझ में आई? तो उन्हीं संदर्भों में ये बात कही गई है। तो जातियां तो बहुत हैं धर्मशास्त्रों में, इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। बहुत सारी जातियों की चर्चा है। क्यों? क्योंकि ये जब नियम कानून बना रहे हैं धर्मशास्त्र वाले, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो हिंदू धर्म से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के नियम कानून हैं वो हमें इन धर्मशास्त्रों के बिहाफ पर ही देखने को मिलते हैं। अब जैसे मनुस्मृति है, अब मनुस्मृति में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया, शूद्रों को निकृष्ट बताया गया। तो ये जो चीजें डिस्कस की गई, धर्मशास्त्रों में, तो धर्मशास्त्रों ने कोई एरिया छोड़ा थोड़ी, क्योंकि उन्होंने सामाजिक ताने बाने को केंद्र में रख के अपनी बातें कही हैं। और सामाजिक ताने बाने में जाति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उस समय, क्योंकि बहुत रूढ़िवादिता है ना। इस बात को समझ के चलिए, ठीक है। चलो, अच्छा इसको पढ़ो और इसका आंसर करने का प्रयास करो। अब इस संबंध में काफी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक अंतर को अब नहीं माना जाता है। बहुत बढ़िया।
और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पढ़ा? समझ में आया? देखो, अब यहां ध्यान दो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू रहे हैं, सिंधु घाटी की जो विशेषताएं रही हैं, तो उसमें से कुछ ऐसा भी है रहा है जो द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। अच्छा, उसकी कंटिन्यूटी तो मान लो हम लोग करंट से भी, वर्तमान समय से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना, कुछ पहलुओं को। लेकिन इतिहास के संदर्भ में ही अगर हम लोग रहें तो जो 1000 ईसा पूर्व या 1000 ईस्वी इस टाइम पीरियड की, जैसे मान लो वो द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों की बात कर रहा है, तो ये पूरा उसी समय की बात कर रहा है ना, हड़प्पा के बाद की जो सहस्त्राब्दियां रही हैं, दूसरी सहस्त्राब्दी और प्रथम सहस्त्राब्दी, मतलब 2000 बीसी से 100 बीसी, है ना, ये जो 2000 साल रहे हैं। अब उसका कहने का यहाँ सेंस ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू रहे हैं वो इन संस्कृतियों में मिलते हैं। पहले संदेह था, पहले क्या था कि साहब ये हड़प्पा सभ्यता है और बस ये इसके भीतर ही है, इसके पहलू हमें कहीं अन्य देखने को नहीं मिलते। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखो हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, जो नगरीकरण का समय है, वो 2600 से 1900 माना जाता है, और जो उत्तर हड़प्पा है वो 1900 से 1300 माना जाता है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले बिल्कुल चीजों को ब्लॉक करके रखा हुआ था कि जो कुछ भी हुआ इसके भीतर हुआ और जो भी हुआ इसके भीतर समाप्त हो गया, इसके पहलू कहीं और हमें दिखाई नहीं देते। अब क्या हो रहा है, अब लगातार चीजों को रिलेट किया जा रहा है। आज जब हम लोग हड़प्पा के पतन की बात करते हैं, नगरीकरण के, जो 1900 के बाद ये उत्तर हड़प्पा है ना, पतन की अवस्था, तो 1900 के बाद जब हम लोग हड़प्पा को डील करते हैं तो हम लोग आजकल क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ तो हड़प्पा की जो ग्रामीण विशेषताएं हैं वो कंटिन्यू रहीं, लेकिन उसकी जो नगरीय विशेषताएं हैं वो खत्म हो गई, उनका लोप हो गया। तो जो ग्रामीण विशेषताएं हैं वो हड़प्पा विशेषताएं ही हैं। हाँ, बस उनमें जो एक्स्ट्रा स्पेशल चीज थी वो नगरीकरण था। तो नगरीकरण कंटिन्यू नहीं रहा, लेकिन उसकी जो ग्रामीण विशेषताएं हैं वो तो कंटिन्यू रही। हमें तमाम ऐसे ताम्र पाषाणिक स्थल देखने को मिलते हैं जहां पर हमें दुर्गीकरण देखने को मिलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक अंतर को अब नहीं माना जाता। सेम चीज यहां भी लागू कर दो। पहले क्या था कि साहब हमने हड़प्पा सभ्यता शुरू किया और हम लोग ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि 1750 बीसी में समाप्त, वैदिक सभ्यता 1500 में स्टार्ट बीसी में। तो कहें साहब इसके बीच में जो 250 साल है उसमें क्या होगा, कहें कुछ नहीं, नहीं पता, चर्चा नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब एविडेंसेस मिले, है ना, थॉट प्रोसेस और मैच्योर हुआ, तो अब क्या है, इनके बीच जो अंतर है अब नहीं माना जाता।
अब क्या है, हम 1900 के बाद उसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं, कहां तक, 1300 तक, और वैदिक देखो 1500 में शुरू हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए और आर दोनों सही है। हाँ, व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि दो अलग अलग मामलों में डिस्कशन चल रहा है। ये चीज इसको संतुष्ट नहीं कर रही है ना। हाँ, ये सही है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये अपने पर्पस से सही है, ये अपने पर्पस से सही है ना। ऐसा नहीं है कि ये इसलिए है क्योंकि ये है। कथन कारणों को जैसे मान लीजिए आपको पहचानना है तो दोनों में क्योंकि लगा दीजिए। ये चीजें संस्कृतियों में मिलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति, तो लिंक नहीं होगा, है ना। क्योंकि सिंधु और वैदिक को हम लोग एक अलग सेंस में ही डील करते हैं। अलग सेंस का मतलब यह है कि हम उसको हड़प्पा को वैदिक से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और अगर हम वर्तमान रिसर्च की बात करें, जो लेटेस्ट काम चल रहा है, तो लेटेस्ट काम तो इस बात पर चल रहा है कि जो दसराग युद्ध हुआ था वैदिक काल में, है ना, ऋग्वेद में हमें दसराग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो दसराग युद्ध जो हुआ था वो आर्य अनार्य के बीच हुआ था, मतलब दोनों तरफ आर्य अनार्य थे। एक तरफ आर्य ज्यादा थे, एक तरफ अनार्य ज्यादा थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो कहीं ना कहीं उस दसराग युद्ध को लिंक किया जा रहा है वैदिक घटनाक्रम से हड़प्पा को जोड़ के, क्योंकि हड़प्पा वासी जो हैं ये शांत प्रकृति के थे, आर्य जो हैं ये लड़ाका प्रवृत्ति के थे। तो लड़ाका प्रवृत्ति और शांत प्रवृत्ति के बीच एक रिलेशन तैयार किया जा रहा। तो अब जल्दी तो नहीं, लेकिन यह तय बात है कि आगामी वर्षों में इस प्रकार की, मतलब दसराग युद्ध और हड़प्पा जो है ये आपस में रिलेट हो जाएंगे, ये लग रहा है ना। क्योंकि 1600 बीसी तक तो लगभग पहुंच गए हैं, अब 100 वर्ष बचे। जैसे ही उसका खाका क्लियर होगा तो दसराग युद्ध और हड़प्पा वालों को लिंक कर दिया जाएगा। क्या हो गया दसराग, ठीक है। इसका मतलब है कि करंट से वो जोड़ रहा है चीजों को, है ना, क्योंकि ये मामला खूब काम हो रहा है इस पर करंट में, है ना। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन तो ये सरल है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, लेकिन इससे आंसर निकलेगा B3C2। B3 निकल आया देखो, B3C2 आंसर तो निकल आया। हम्म। तो एग्जाम पर्पज से आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, बाकी आपका टाइम बच जाएगा, ठीक। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा काव्यादर्श, तंत्रालोक, है ना, इन सब के बारे में समझ लो, है ना। जैसे मान लो काव्यादर्श है ना, किनकी है, दंडी की, है ना, इन्हें दंडिन भी कह सकते हैं, दंडिन, है ना। काव्यादर्श जो है ये संस्कृत काव्य शास्त्र का एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है। 6th-7th सेंचुरी में दंडिन रहे हैं। जो काव्यादर्श है इसको मिरर ऑफ पोएट्री, काव्य का दर्शन करा रही है ना, तो मिरर ऑफ पोएट्री भी कह सकते हैं काव्यादर्श। बहुत बढ़िया रचना है।
इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है दश कुमार चरित। है ना? जो दश कुमार चरित है उसको द एडवेंचर ऑफ द 10 प्रिंसेस, है ना, भी कहा जाता है। 10 कुमार चरित। तो दंडिन एक बड़ा नाम है, इसलिए आपको हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, है ना। दंडिन बड़ा नाम है। उसी तरह से अगर हम तंत्रालोक की बात करें तो अब तो मान लो एक ही बचे, अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त जो है ये एक दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक थे। और इनका जो संबंध है कश्मीर, जैसे शैव धर्म को जब हम लोग पढ़ते हैं तो शैव धर्म को पढ़ते समय हम लोग पढ़ते हैं कश्मीरी शैव, कश्मीरी शैव। ठीक है, तो ये कश्मीरी शैव मत के फॉलोअर थे। उसी बिहाफ पर इन्होंने तंत्रलोक की या तंत्रालोक की इन्होंने रचना की थी, जो इस बात का एक एग्जाम्पल है कि कश्मीरी शैव मत के मानने वाले हैं, एक दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं अभिनव गुप्त, और इनकी रचना है तंत्रलोक या तंत्रालोक। ठीक है, इस संदर्भ में आप इनको ध्यान रखिए। बागोर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना? थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण मेसोलिथिक प्री पोट्री फेस के होने के संबंध में हमारे पास लगभग 5000 से 4000 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। जबू, बैल, भेड़, बकरी, सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। जबू एक प्रकार का याक टाइप का नहीं होता है पशु, है ना, उस संदर्भ में है ना। खैर, तो बागोर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। अच्छा, पहले ये बताइए, बागोर को आपने पहचाना? बागोर को अगर आपने पहचाना होगा तो हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में बागोर और आदमगढ़। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, यहां पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो राजस्थान में अवस्थित है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसके जो मृदभांड हैं वो इस अवधि के कार्बन तिथियां प्रस्तुत करती हैं, कोई समस्या नहीं, है ना। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, ये मुद्दा थोड़ा सा बिगड़ गया क्योंकि यहां कृषि शब्द जुड़ गया है। हमें प्रारंभिक चिन्ह किसके मिलते हैं? पशुपालन के, ना कि कृषि, है ना। मामला तो सही है। बाकी पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था, यह भी सही है। यहां पर जो इन्होंने प्रारंभ शब्द जोड़ दिया है वो प्रारंभ जुड़ जाएगा पशुपालन से, ना कि कृषि से। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला कथन सही
नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की जाती है? पुरालेख विद्या, पुरातत्व विज्ञान, पांडुलिपि, पुरालेख सामग्री। तो इसमें रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग, देखो इसका आंसर तो हो जाएगा बी। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान। लेकिन इसको समझो इस संदर्भ में कि जब हम लोग रेडियो कार्बन विधि की बात करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो लकड़ी होती है, जो हड्डी होती है, जो लकड़ी का कोयला होता है, इस प्रकार की जो कार्बनिक चीजें होती हैं, उन पदार्थों में आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें C14 है ना, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 12 भी होता है, 14 भी होता है। मैक्सिमम परसेंटेज किसी वस्तु में कार्बन का वो कार्बन 12 का होता है, C12 का, लेकिन वो हमारे काम नहीं आता। जो अल्प मात्रा में C14 होता है वो बहुत काम का है। उससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, मृत हुआ, तो उसमें C14 जो है वो घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक वो जीवित है तब तक ऑक्सीजन मिल रही है तो चीज़ें मैनेज हैं, C14 मैनेज कर ले रहा है अपने आप को। लेकिन जैसे ही व्यक्ति मृत हुआ तो उसमें C14 की जो मात्रा है वो घटना शुरू हो जाती है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसी आधार पर ये पता लगाने में सफल हो जाते हैं कि C14 की एक निर्धारित अवधि है घटने की। तो ये जो हमें व्यक्ति मिला है इसका कितना C14 घट चुका है, तो उसमें वो गुणा भाग करके ये निकाल लेते हैं कि ये कितना पुराना है। अच्छा, ये बहुत बहुत कारगर विधि तो हम लोग नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि इस पर भौगोलिक प्रभाव भी पड़ता है ना, कि क्या चीज़ मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहा है, तो वो भी थोड़ा-सा मायने रखता है। तो रेडियो कार्बन बहुत उपयुक्त प्रतीत तो नहीं होता। और एक समस्या इसमें ये भी है कि अगर हमें किसी की आयु के संदर्भ में पता लगाना है तो हम लोग मतलब बहुत पीछे नहीं जा सकते। केवल 50,000 वर्षों के भीतर ही अगर मामला है तो रेडियो कार्बन एक तरह से काम आ जाएगा। लेकिन 50,000 से अगर आयु ज़्यादा निकल गई तो फिर यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या मान लो और भी बहुत सारे डेटिंग के तरीके हैं। रेडियो कार्बन जो है ये काम नहीं करेगा। मैक्सिमम 50,000, है ना। अच्छा, इतिहास के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो 50,000 का मतलब कुछ नहीं, है ना। 50,000 साल का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ तक आदि मानव का संबंध है या इतिहास के पुरातत्व का संबंध है, वो तो लाखों वर्ष तक पीछे जाते हैं। ठीक है, तो इन संदर्भों में ध्यान रखिए कि पुरातत्व विज्ञान जो है, आर्कियोलॉजिकल साइंस जो है, वो इसका इस्तेमाल करती है। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, शायद आपने इसका जवाब दे ही दिया होगा, है ना। राज्य और भौगोलिक सीमा, देखो ये प्रश्न बहुत सरल है। जब हम लोग इतिहास में 16 महाजनपद पढ़ रहे होते हैं तो ये जो आपको आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद हैं, अवंती, गंधार, चेदी और वज्जी। हम्म? अब वो बड़ा आसान प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आप
के सामने ये महाजनपद हैं, तो इनका एरिया क्या है? अवंती की राजधानी अगर आपको पता है उज्जैनी, गंधार की अगर आपको पता है तक्षशिला, चेदी की अगर आपको पता है सोत्थीवती, और वज्जी की, वज्जी और मल्ल थे ना, तो वैशाली के लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख थे, है ना। अब अगर आप इससे आंसर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, है ना, कि अवंती और उज्जैनी का मामला अगर है तो बट ऑब्वियस है मध्य प्रदेश में मालवा का क्षेत्र हो गया। क्यों? है ना। चलो हम इसको जरा सामने से देख के बताएं, है ना। तो उज्जैनी अवंती का मामला कहां हो गया? मालवा का। गंधार तक्षशिला, है ना, तो बस आधुनिक पेशावर रावलपिंडी जिला कश्मीर घाटी। चेदी जो सोत्थीवती है, ये चेदी का जो इलाका है ये बुंदेलखंड से रिलेट करता है, तो वो उससे जुड़ जाएगा। वज्जी वैशाली जो है नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा नदी का उत्तरी भाग, इससे आपका वज्जी जुड़ जाएगा। क्यों भाई? है ना भाई, आसान है, कोई समस्या तो है नहीं, आसान, ठीक। अब देखो ये भी एक आसान सा प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? है ना, हड्डियां मतलब ऊंट की हड्डियां। तो अमूमन रटा दिया जाता है कैमिल, कालीबंगा, है ना। ये ट्रिक से आप लोग रट भी सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब ऐसे प्रश्नों में पता है आपको एक, जो हमने आपसे कहा था कि जो प्रश्नों की संख्या आपके सामने आ रही है, उन प्रश्नों की संख्या में 15-18 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, जो सच्चाई है ना। आप कितना भी क्यों ना तैयारी कर लें, लेकिन वो 15-18 प्रश्न आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, है ना, क्योंकि इतना काम इतिहास पर हो रहा है कि वो किसी भी रिसर्च पेपर से क्वेश्चन बना देंगे। दसियों हजार लोग हैं, किसका किसका रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे? तो उस पर मत जाइए, बहुत परेशान मत होइए, है ना, क्योंकि देखो ये बात कमीशन जानता है कि आपको पास करने के लिए बुला रहा है, तो वो एक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पास होने वाली मेरिट के आसपास रहते हैं, उतने क्वेश्चन तो वो आपको देगा ही जो आपके पक्ष के होंगे। देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। सरल तो गलत करना ही नहीं है, सरल प्रश्न तो गलत करना ही नहीं है। ये तो अक्षम्य है, क्षमा नहीं है इसकी, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सिलेबस को लेकर, उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि पढ़ाते समय हम लोग का यही मेन पर्पस होता है कि आपको सिलेबस से फैमिलियर कर देना, फिर अल्टीमेटली मेहनत तो आप ही को करनी, अपियर तो आप ही को होंगे, है ना। समझो, तो ये प्रश्न आपके लिए एक प्रकार की चेतावनी टाइप है। अगर इसका उत्तर आ रहा है तब तो ओके, पढ़ाई सही चल रही है ना। लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों के उत्तर अगर गड़बड़ हो रहे हैं
और आपने पूरा पढ़ रखा है तब ऐसा हो रहा। तो रिवीजन। कौन सी ऐसी चीज है जो प्राप्त नहीं की जा सकती? हर चीज अचीवेबल है, हर चीज अचीव की जा सकती है। तरीका बदल दो। महीने में एक बार रिवीजन हो रहा है, 15 दिन में कर दो। तरीका थोड़ा सा बदल दो, परिणाम आपके पक्ष में आने लगेगा। ठीक है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? अच्छा प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो बहुत संभावना है कि आपका जो आंसर है बड़े आराम से निकल आएगा। बात सरस्वती की हो रही है और गंगा जमुना सरस्वती आपने सुन रखा है ना? ठीक है। तो देखो, ये तो हो ही नहीं सकता कि इनके बीच में बहे और इनसे मिले ना, सीधा प्रयाग में जाके मिले, तो संभव नहीं है ना? इनके बीच में तो बह नहीं सकती। अच्छा, बात आती है फिर सतुद्री अस्कनी की। अस्कनी का मतलब चिनाब, इतनी ऊपर वो है ही नहीं सरस्वती। ऊंचाई के मामले में सरस्वती है ही नहीं, है ना? राजस्थान वाला एरिया है, इन दोनों में राजस्थान वाला एरिया है ही नहीं। राजस्थान वाला एरिया टच करेगा यमुना और शतुद्री वाला, है ना? यमुना नदी जो दिल्ली से होती हुई बह रही है और जो शतुद्री यानी कि सतलज नदी, इसके बीच में कहीं सरस्वती बह रही है। कितना आसान प्रश्न है। वही वो पूछ रहा, सरस्वती की स्थिति का बोध होता है किन दो नदियों के बीच, है ना? अब वर्तमान समय में देखोगे तो सरस्वती नदी के संदर्भ में हम लोग यही कहते हैं, भाई नहीं है, नहीं दिख रही, दिखने वाली स्थिति में नहीं है वो, है ना? ककरीली पथरीली भूमि होने की वजह से वो चली गई नीचे। तो प्रयाग में गंगा जी दिख रही हैं, यमुना जी दिख रही हैं, उनका मिलन दिख रहा है और नीचे से सरस्वती जी के मिलन को स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वैदिक काल में सरस्वती नदी एक मतलब पूजनीय टाइप का उनके लिए माहौल था, है ना? तो ठीक है। देखो, अब कितने आसान प्रश्न है, जरा सा चिंतन मंथन करके हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, है ना? याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ये तो मान लो बहुत चर्चित क्वेश्चन है ना? बहुत सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है आंसर? बृहदारण्यक, है ना? तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद है, और ये जो संवाद हो रहे हैं इन दोनों के बीच, तो उसमें एक मुद्दा बना हुआ है आत्मा और ब्रह्म की एकता को लेकर, एक मुद्दा बना हुआ है कि मैं कौन हूं, स्वयं को समझना, इस बात का उत्तर कि मैं कौन हूं, इस पर संवाद हो रहा, क्योंकि सब मामला दर्शन का है ना। एक चर्चा इस बात पर हो रही है
कि त्याग की भावना होनी चाहिए, तो क्या चीज़ त्यागनी है? तो कहें इच्छाएं त्यागनी है। कहें क्यों? क्योंकि हम लोग सत्य तक नहीं पहुंच रहे। अगर हम और आप सत्य तक नहीं पहुंच रहे, अच्छा सबसे पहले समझो ये सत्य क्या है। हुँ? तो ये तो बड़ा जटिल प्रश्न है। सत्य क्या है? सत्य वो है जो आपके भ्रम को तोड़ दे। सभी प्रकार के भ्रम को तोड़ दे, वो सत्य है। ठीक? अर्थात सामान्य अर्थों में अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जीव जगत संसार मानव है ना, पशु पेड़ पौधे, ये सब जो दिख रहा है, जो हम लोग चर्चा पिछली क्लास में भी की थी, कि वो कौन है जिसने ये सब क्रिएट किया। हम उसको देख लें जो करता है इन सब चीजों का, क्रिएटर है। क्योंकि वास्तविक अर्थों में सत्य तो वही है, बाकी तो सब मिथ्या है, भ्रम है। तो इसमें संवाद में इस बात की बड़ी अच्छी सुंदर व्याख्या की गई है कि हमें सत्य को पाना है, तो क्यों नहीं पा रहे? समस्या कहां आ रही? तो समस्या आ रही अज्ञानता से। अज्ञानता से क्यों समस्या आ रही? क्योंकि अज्ञानतावश हम फंसे हुए हैं इच्छाओं में। इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, सबकी इच्छा, हर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। मतलब इच्छा ऐसी चीज है जो समाप्त ही नहीं हो रही। हम जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं, हमारी कोई ना कोई इच्छा ही बनी रहती, और कोई ना कोई क्या, बहुत सारी इच्छाएं बनी रहती। हम किसी भी पड़ाव में हो, हम बच्चे हैं तो हमें बहुत सारे खिलौने चाहिए, हम बड़े हुए तो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, हम और बड़े हुए तो हमें गाड़ी मोटर ये सब चाहिए। बुजुर्ग हो गए तो साहब इच्छा इस बात की कि फिर से जवान हो जाए। भगवान केवल 10-15 साल पीछे भेज दे, हे भगवान बस 10 साल पीछे भेज दो, बड़ी कृपा होगी। है 15 साल पीछे भेज दो, क्रांति लिख दें। इच्छा है भाई, इच्छा है तो फिर कैसी भी इच्छा हो सकती है। भगवान हमें गायब कर दो, गायब होने की इच्छा, गायब हो जाए, बढ़िया ट्रेन में प्लेन में कहीं भी सफर करते घूमो, भाई गायब है, टिकट लगना ही नहीं, है ना। खूब विदेश यात्रा करो आराम से। मिस्टर इंडिया मूवी आई थी ना, घड़ी पहन के आदमी गायब हो जाता था, वैसी घड़ी पाने की इच्छा है। अब बताओ ये सब भ्रम नहीं है? इन सबको सोच के नहीं लगता कि भ्रम में फंसे हैं? क्या है ये सब? या तो इच्छा ऐसी हो जिसकी पूर्ति के बाद आत्मसंतुष्टि हो जाए, तो वो तो होने से रहा। एक इच्छा की पूर्ति हुई कि दूसरी उससे पहले तैयार हो जाती है ना। और एट ए टाइम सैकड़ों इच्छाएं होती हैं, एक समय में आपके मन में सैकड़ों इच्छाएं होती हैं। तो जीवन भर में तो
दसियों करोड़ इच्छाएं पैदा होती होंगी और बहुत सी मर जाती होंगी और बहुत कुछ प्राप्त हो पाती होंगी। तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जो संवाद है, कितनी बढ़िया बात वो कह रहा कि अगर हमें सत्य को जानना है तो ये तो बहुत जरूरी है कि अज्ञानता, इच्छाएं, इनका समाप्त होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी भारतीय इतिहास में किसी भी दर्शन को देखिए। अब जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध का भी यही कहना है कि इच्छाओं की वजह से आप इस ताने बाने में फंसे हुए हैं। सॉरी। महावीर स्वामी भी यही कह रहे हैं, शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि कुछ पाना है और ये जो पाने की सोच रहे हो सत्य, ये कुछ नहीं है, ये तो सब कुछ है। तो देखो, आप मैक्सिमम लोग सांसारिकता से कटने की बात करते हैं। महावीर स्वामी ने तो कपड़े तक उतरवा दिए, क्योंकि कपड़े जो हैं वो सांसारिक वस्तु है। कपड़े पहने रहोगे तो सांसारिकता में फंसे रहोगे। आए थे तो कैसे थे? नग्न। तो कपड़े क्यों पहने? पहना दिए गए। क्यों पहना दिए गए? क्योंकि वो सांसारिक ताना बाना है। मोक्ष चाहिए? हाँ चाहिए। तो इस सांसारिक ताने बाने को त्यागना है, त्याग देंगे। घर परिवार त्याग देंगे, नाते रिश्तेदार त्याग देंगे। तो भैया वस्त्र, वस्त्र भी कहाँ त्याग देंगे। ये चर्चाएं, इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। ठीक है, ये भी देखो इसी तरह का। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपको इस बात को समझना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, चर्चा इस बात की है। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। अब इन दोनों स्टेटमेंट से आपकी जो समझ है वो किस ओर इशारा कर रही है? गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अच्छा, ये बताओ ये सही है कि नहीं? चलो, ये सही है ना। उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। भाई एक चीज बताइए, हम लोग यही तो पढ़ते हैं। समझो, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्माज हैं वो ट्रांसफर होंगे, है ना। तो पुनर्जन्म में, रीबर्थ में बिलीव तो करना पड़ेगा। तो ये तो वो करते थे। ये प्रश्न इसलिए बना क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अगर जरा सा भी कॉन्सेप्ट हिला है
तो सोच मन में ये आएगी कि पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं और आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्टरी मामला है। इसका मतलब इनमें से कोई दो में से कोई एक गलत है। जबकि एक्चुअल में आप देखिए तो ये बुद्ध का दर्शन ही है। बुद्ध रीबर्थ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आत्मा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बुद्ध के दर्शन का एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्टरी इशू है, कंट्राडिक्टरी मैटर है कि साहब आत्मा क्यों नहीं मान रहे हो? बुद्ध ने कहा नहीं मान रहे, है ना। बुद्ध ने कहा शरीर है, हाँ है। आत्मा है, हाँ है ना। बुद्ध कह रहे दोनों नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं बचता। तो कहें अच्छा, तो फिर ये रीबर्थ को क्यों मान रहे हो? इस हिसाब से तो हर व्यक्ति मोक्ष पाता जा रहा है, क्योंकि आत्मा तो पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है। रीबर्थ होगा नहीं, तो रीबर्थ ना होना ही मोक्ष है ना। तो लेकिन फिर बुद्ध समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहें जैसे एक लहर स्वयं समाप्त होकर दूसरी लहर को जन्म दे देती है, वैसे ही ये सिस्टम है कि एक शरीर और आत्मा जब बुझते हैं पूरी तरह से, तो एक स्पार्क, एक चेतना, है ना, वो ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट में। आत्मा नहीं जा रही, एक स्पार्क है ना, वो जा रहा। और उसी की वजह से जो कर्माज हैं वो पहुंचे जा रहे हैं। अब चूंकि आपने मोक्ष प्राप्त किया नहीं था, तो जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे तो ये साइकिल चलती रहेगी। अच्छा, जब ये साइकिल चलेगी बुद्ध के हिसाब से, तो बुद्ध इस स्पार्क के माध्यम से कर्मास ट्रांसफर कर रहे हैं। और बाई चांस आपका जन्म हो गया बुद्ध के समय और बुद्ध ने आपको मोक्ष दिला दिया, ठीक है। तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ कि ये जो चक्र चल रहा था, बर्थ रिबर्थ का, ये खत्म। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। अब जन्म नहीं लोगे अगर मोक्ष पा गए। अन्य धर्मों में क्या है? अन्य धर्मों में शरीर को मार देते हैं, आत्मा को नहीं मारते। आत्मा अजर और अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम चिंदंती पावका, मतलब कोई उसे कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा को अनटच्ड है, कोई उसे टच नहीं कर सकता, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक वो शरीर में है तब तक तो सब ठीक है, और शरीर में नहीं है तो शरीर, ये मामले हैं, ठीक है। तो बुद्ध का जो सबसे मतलब कंट्रोवर्शियल, ये शब्द ज़्यादा सही है, बुद्ध का जो सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है ना उनके उनकी फिलॉसफी का, उसी पर ये क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। अब इसको देखो, छुटका सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में
लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? अच्छा, मतलब उसमें आपको प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहां पर बड़ी संख्या में मेसोलिथिक टाइम पीरियड के अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाण काल के। लघु पाषाण उपकरण है ना, तो मध्य पाषाण काल की विशेषता है। हम्म, इसका आंसर क्या होगा? बागोर। इसका आंसर क्या होगा? बागोर। हम्म। अब जैसे आदमगढ़ की विशेषता क्या है, तो आदमगढ़ की विशेषता है शैलाश्रय, है ना। नलगोंडा ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नलगोंडा की जो विशेषता है वो क्या है? यहां से हमको तांबे के भंडार मिले हैं। ठीक है। संगनकल्लू की क्या विशेषता है? तो यहां से हमको, अभी तक हम लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं मेगालिथ, जो महापाषाण कब्रें, है ना, तो उससे ये रिलेटेड है। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या हुआ जा रहा है? बागोर। और बागोर जैसा कि हम लोग को आ, पता भी है ना, कि जो मध्यपाषाण काल है उसमें जो पशुपालन वाला हम लोग ने अभी डिस्कस किया, तो बागोर ही तो था, बागोर आदमगढ़ जो हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखो। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से प्राप्त होती हैं? कॉपर होर्ड साइट्स। अच्छा, तांबे की जो सामग्रियां हैं, है ना, वो प्राप्त हुई हैं। नहीं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से प्राप्त होती हैं? अच्छा, जहां से तांबे की सामग्रियां मिली हैं वहां से और क्या क्या मिला है? मानव रूपी आकृतियां, धारदार तलवार, मत्स्य भाला, चपटे पुरा कुठार यानी कि कुल्हाड़ी। हम्म, तो क्या मिला है ना। आसान है, क्योंकि जब हम लोग ताम्र पाषाण काल या उससे ताम्र निधि जहां जहां मिलती हैं, तो वहां से हम लोग अमूमन ये सारी चीजें ही प्राप्त कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें सही पूछे तो एग्जामिनर ने सभी जरूरत वाली चीजें लिख डाली, है ना, जो बेसिक नीड है ना, मानव रूपी आकृतियां, है ना, मान लो हड्डी की कोई मात्र देवी बना दी, है ना, धारदार तलवार, है ना, जरूरत है ना, मत्स्य भाला, चपटे कुठार ना, इस प्रकार की चीजें सामान्य सी बातें हैं जो प्राप्त की जा सकती हैं। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता, तकनीक, कौशल का प्रमाण मिलता है? प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, क्योंकि प्रश्न की जो डिमांड है वो ये है कि हड़प्पा संस्कृति के कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से जल संसाधन व्यवस्था, है ना, के लिए हमें जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब बताइए। तो देखो, एक बहुत ही चर्चित मामला
धौलावीरा को लेकर है ना। अच्छा, ऑप्शन भी उसने इस तरह से दिए हैं, नहीं कि आप ये ना सोचो कि चारों, है ना, दो दो के। तो देखो ये तो क्लियर है कि एक में धौलावीरा, क्योंकि यहां पर तकनीकी कौशल का प्रयोग किया जा रहा है, और जो धौलावीरा है यहां से हमको जल संरक्षण तकनीक की जानकारी मिलती है। तो भैया नंबर एक तो सही है, और ये सामान्य अ, हड़प्पा टाइम पीरियड पढ़ते समय ये बड़ी सामान्य सी बात है। अब प्रश्न उठता है कि यहां भी वन है, यहां भी वन है। हुँ? तो अब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, तो सार्वजनिक स्नानागार, बड़ी बेहतरीन तकनीक, वो हमको यहां से मिल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1-2। तो बहुत समस्या से जूझने की बजाय, मतलब सर्वाधिक चर्चित जो मामले रहे हैं इन स्थलों से, है ना, हड़प्पा के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चित बात करें तो जैसे कब्रिस्तान है, R37, है ना, इम्पोर्टेंट है। श्रमिक आवास हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बात रही, और कौन सा था, कालीबंगा, है ना। तो कालीबंगा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि फोकस जल कर दिया था, तो कालीबंगा में जल को लेकर तो हम लोग नहीं कह सकते भाई कि बहुत यूनिक टेक्निक का यूज़ किया गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि अ, नालियों में कालीबंगा में ज़रूर एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया गया कि लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा में हमें देखने को मिलती हैं। अलंकृत फर्श कालीबंगा में हमको देखने को मिलता है, जो आधुनिक समय में भी एक, मतलब आधुनिक समय से भी उसको जोड़ देता है ना। फर्श का अलंकरण, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के मामले हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? यदु, पुरु, चेदी, मत्स्य। बताइए साहब। ऋग्वेद की बात हो रही है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा चारों, है ना। अगर हम ऋग्वेद में जनों की बात करें, तो अप्रोक्स 3 दर्जन के आसपास जनों की चर्चा है, अप्रोक्स, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। ठीक है। अच्छा, 10 राग युद्ध हुए, तो 10 जन तो वहीं हम लोग को मालूम चल जाते हैं। अनु, द्रहु, है ना, इसमें दिया है। अनु, द्रहु, यदु, हाँ यदु दिया है। अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस और पुरु, एक ये मिल गया। तो 10 राग युद्ध में तो ये दो का उल्लेख है ना। बाकी ये पंचजन बोला जाता है, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस और पुरु, ये पंचजन कहलाते हैं। तो दो तो इन्होंने उठा के रख दिए पंचजन के। ठीक है। और 10 राग युद्ध में जो और 5 हैं, अनिल, पख्त, भलानस, शिव, विषाणनी, उनमें से तो नहीं है कोई, लेकिन नेक्स्ट अन्य जगहों पर मत्स्य और चेदी जैसे अ, जनों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, स्वीकार कर सकते हैं।
वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। बढ़िया क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा चिंतन मंथन करके प्रयास करिए बताने का। बताइए साहब। बताएं। चलिए साहब, देखो, बताए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और सही मायनों में देखें तो जब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल, सच एज हम लोग डिस्कस नहीं करते कि राजा के बाद ये है ना। लेकिन पढ़ते इस ढंग से हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि राजा के बाद ये। बात समझो, है ना। तो कहने का मतलब नहीं है, समझ, पढ़ते समय एक समझ विकसित हो जाती है ना। तो महत्वपूर्ण अधिकारी, है ना, वैदिक युग में। अब यहां मुद्दा क्या है कि जैसे मान लो राजा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारी की, ठीक है। तो राजा के अधिकारियों को क्या कहा गया? रत्निन। इनकी संख्या कितनी होती थी? 12। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मान लो राजा राजा बनने जा रहा है तो इन सबके घर जाता था, है ना, इनके साथ खाना खाता था। मतलब कुछ रिचुअल्स थे जिन्हें राजा को मानना पड़ता था। तो महत्वपूर्ण कौन हो गया? पुरोहित, ठीक है। सेनानी मतलब सेनापति, सेना को देख रहा है। रानी भी रत्निन में शामिल थी। गोभी कर्तन जो हो गया, ये वनों आदि को देखने वाला, है ना, वहां का प्रभारी, ठीक है। खेलकूद से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, है ना, खेलकूद से, वनों से, ठीक है। तो ये जो मेन कोर इशू है वो ये है कि चलो ठीक है, राजा है, राजा के अधिकारी हैं, अधिकारियों को रत्निन कहते हैं, 12 रत्निन की चर्चा है। राजा के बाद कौन? तो पुरोहित। पुरोहित तो फिर पुरोहित महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि पुरोहित वो ताना बाना बुन रहा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है ना। और जय पराजय, है ना, ऐसा नहीं किया देखो हार गए, ऐसा किया देखो जीत गए, तो वो वाला माहौल बना रहेगा। तो नो डाउट पुरोहित की जो पोजीशन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। शुरुआती चरण में वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अजाशत्रु मगध, अशुपति कैकेय, जनक विदेह, प्रवाहण जबाली, पांचाल। पहले इस क्वेश्चन का थीम समझ लो, ये पूछा क्यों गया। अब यहां पर आप इस पर ध्यान दीजिए कि वो उपनिषद कालीन राजा और राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं, अगर उपनिषद कालीन राजाओं की बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको दर्शन से जोड़ रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये सब दार्शनिक है। और ये अजाशत्रु वो अजाशत्रु नहीं है जो आप मगध में हर्यक वंश में पढ़ते हैं।
महान वो भी था, लेकिन वो तलवारबाजी में महान था। बिंबिसार, अजाशत्रु, उदयन, इन सब के नाम आते हैं। ये अजाशत्रु जो हैं, ये मगध वाले नहीं हैं, ये काशी वाले हैं, और ये दार्शनिक हैं। क्या है? दार्शनिक। ये भी दार्शनिक है, ये भी दार्शनिक है, ये भी दार्शनिक है। ये देखो क्या लिखा है, यहीं आपको दर्शन दिख जाएगा। जनक कहाँ के राजा हैं? विदेह के। विदेह का मतलब समझ रहे हो? वि देह, देह का मतलब शरीर, बिना शरीर के। इसमें ही दर्शन है। तो इसको दर्शन के हिसाब से समझो, है ना। सामान्य नहीं, विशेष मामला है ये सामान्य मामला नहीं है, विशेष मामला है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्नलिखित पर जोर देने के कारण था। देखो, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि अमूमन ये पढ़ते समय हम लोग चर्चा करते हैं भाई कि जैन धर्म है, विभाजन हो रहा तो क्यों हो रहा ना। तो एक बड़ा आसानी सा हम लोग आंसर उस समय ले लेते हैं कि अनुशासन और कठोर जीवन से जुड़े जो मामले थे वो थोड़ा ज़्यादा चर्चित हो गए, उससे विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब जैसे मान लो हम लोग दिगंबर की बात करें, जिन जिन बातों से श्वेतांबर कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, है ना, आगे चल के। अब जैसे जो मठवासी होगा, मठवासी, मठ में रहने वाला, जैन धर्म में जो मठ हुआ करते थे उनको वसदी कहते थे, है ना। जैसे बौद्धों में विहार कहते हैं निवास स्थान को, तो वैसे जैनों में निवास स्थान को वसदी कहते हैं। वसदी। तो अगर वसदी में रह रहे हो तो नग्न रहोगे। दिगंबर हो तो नग्नता आपको अपनानी पड़ेगी। दूसरा, ये उनका ये भी मानना था कि जैसे मान लीजिए आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो फिर आपको भोजन की जरूरत नहीं है। इस टाइप की मान्यताएं अगर हैं, देखो ये मान्यताएं वो हैं जो डिस्प्यूट का रीजन बनेंगी, है ना। तभी आप देख रहे हो पूर्ण नग्नता है तो वो श्वेत कपड़ा पहन लिए, श्वेतांबर। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, जब उभर जाएगा तो दिगंबर श्वेतांबर के रूप में दिखने लगेगा। इसी तरह से दिगंबर में यह भी मान्यता है कि महिलाओं को कम से कम इस जन्म में तो मोक्ष नहीं मिल सकता। महिलाओं को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो महिलाओं को मोक्ष ऐसे मिलेगा कि महिला अच्छे से इस जन्म में बताए गए नियम कानून के हिसाब से चलेगी, और अगर वो चल भी देती है तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। उसका नेक्स्ट बर्थ जो होगा वो पुरुष के रूप में होगा और फिर वो मोक्ष पाएगी। तो महिला को मोक्ष के लिए 2 जन्म लगेंगे, एक जन्म जिसमें वो चल रही है और फिर अगला जन्म। तो अब इस प्रकार की मान्यताएं जो हैं वो थोड़ा सा माहौल को टफ कर देते हैं। अब महिलाओं से अगर कह दोगे कि इस जन्म में तो कुछ भी कर लो मोक्ष नहीं मिलेगा, लो वहीं मूड ऑफ, है ना। खैर, महावीर स्वामी के लिए कहा जाता है कि अपने जीवन में लगभग वो 2100 लोगों को मोक्ष दिला गए थे। ठीक है, अब ये चूंकि आध्यात्मिक बातें हैं, है ना। अब कोई व्यक्ति मोक्ष पा रहा है तो उसका पता कैसे लगाया जाए, है ना। तो ये आध्यात्मिक बातें हैं कि इतना श्रम करके जाओ शारीरिक,
कि लगने ही लगे कि मोक्ष पा जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन चीजों में जैन धर्म जो है वो बहुत ज्यादा कठोर था, है ना। अब क्या ही कर लोगे, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित संस्कारों में कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते थे, है ना। तो हम लोग जानते हैं संस्कारों की संख्या कितनी है, 16। 16 संस्कार हैं। तो जन्म के पहले से मृत्यु के बाद तक चलते थे, है ना, 16 संस्कार। तो वो पूछ रहा है जन्म के पूर्व, अर्थात जब जो शिशु है वो मां के गर्भ में है, तब कौन कौन से संस्कार हो जा रहे हैं। तो देखो इसको समझ लो, आंसर तो है देखो सी, है ना। क्यों सी है कि गर्भाधान, बट ऑब्वियस है कि गर्भाधान जो संस्कार होता था वो इस बिहाफ पर होता था कि जो जच्चा बच्चा है ना, माँ बेटा है या जो बेटी जो भी है बच्चा, तो माता और बच्चा, ठीक है, इनके स्वास्थ्य की कामना के लिए गर्भाधान किया जाता था कि ये लोग अच्छे से स्वस्थ बने रहें दोनों लोग, क्योंकि माँ जितना स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। दूसरा जो पुंसवन है, ये संस्कार गर्भ धारण करने के 3 माह बाद, जब महिला 3 माह पूरे कर लेती है तो उस समय ये पुंसवन संस्कार होता था। इसकी जो मेन थीम थी कि जो पुरुष होता था वो गर्भ की रक्षा के लिए व्रत लेता था कि हम इस गर्भ की रक्षा करेंगे, हम इस बात का व्रत लेते हैं। उसके बाद सीमांतोन्नयन है। सीमांतोन्नयन में हम लोग कह सकते हैं कि जब स्त्री 7 माह गर्भवती हो जाती थी, 7 माह, तो उसके बालों को काटा जाता था, है ना। तो एक तरह से मान के चलो कि कोई बुरी चीजें है ना उन सबको, मतलब थोड़ा सा उसमें ऐसे विचार भी थे जो कि कोई नजर न लगा दे, इस टाइप का, मतलब, है ना, तो बाल काटे जाते थे। अच्छा, चौथा जो है सधर्मचारिणी संयोग, ये एक प्रकार का पार्टी टाइप की है ना, पार्टी होती थी साहब। ये फिर जन्म के बाद, है ना, जन्म के बाद, है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वो माहौल था, ये है। अच्छा, इसको देखिए, जैन शब्दावली है और उसका अर्थ है ना, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, इन शॉर्ट रटना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई आपको ऑप्शन नहीं है ना। इसमें आपका आंसर जो है वो है ए का 2, भद्रक जो है वो दिगंबर मंदिर प्रवर्तक कहलाते हैं। बी का हो जाएगा 4, क्षुल्लक जो है दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था होती थी। टी का हो जाएगा 1, श्रावक जो है वो जैन उपासक, ये तो हम लोग जानते ही हैं, मतलब ये आसान है। और यति हो जाएगा श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्याओं का अच्छी तरह से पालन करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, यति। इनको तो रटना है ना, शब्दावलियां हैं जैन धर्म की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पाई लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ
घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। उत्खनन से कांसे और पकी मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब देखो वही बात है कि जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो वहां पर एक बड़ी सामान्य सी विशेषता रहती है कि हम लोग जब इनके व्यापारिक एरिया को देखते हैं तो हड़प्पा वालों का बाह्य संपर्क कहाँ कहाँ से था? तो मध्य एशिया से था, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान वाले इलाके से। इराक से था, इराक का मतलब मेसोपोटामिया, है ना, सुमेरियन सभ्यता। मिस्र से था, ठीक है, और फारस की खाड़ी। ये सब डिस्कस हम लोग करते हैं। लेकिन यहां जो नील नदी घाटी से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि जब हम घनिष्ठता की बात करते हैं या इस प्रकार का कोई किसी विचार को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि वो एक स्टेटमेंट सा लगे, तो ये जो नील नदी घाटी वाला जो इलाका है वो एक विचार है। लेकिन इस तरह के अगर हम स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इट मीन्स कि हम हड़प्पा के व्यापार को वहां से लिंक कर रहे हैं, तो वो कोई एविडेंस ऐसा है ही नहीं। एविडेंस तो होना चाहिए। हमें मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, हमें फारस की मोहर मिली है, तो स्टेटमेंट टाइप तो हम उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ व्यापार होता था, ठीक है। तो ये सॉरी, तो थोड़ा इस तरह से भी विचार किया करो। सिंधु तथा हिंदू कुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है। ऋग्वेद में कुभा, क्रुमु, गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। वैदिक काल जहां से शुरू होता है तो देखो वो अफगानिस्तान वाला इलाका तो है ही। आर्यों का जो प्रारंभिक निवास स्थान है वो अफगानिस्तान है, हिंदू कुश। थोड़ा नीचे आओगे तो सब सिंधु प्रदेश। शुरुआत तो हो गई। और पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग हिंदू कुश से लेके नीचे पूरा तक भारत को काउंट करते हैं। बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा थॉटफुल क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो इसमें ए आर दोनों सही हैं और उपयुक्त व्याख्या साहब हो रही है, ठीक है। अच्छा, दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजाशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। अब देखो ये वही है, मगध, हर्यक वंश, अजाशत्रु, है ना। अच्छा, हम लोग को जो विवरण मिलता है, विवरण में हम लोग को जैसे बौद्ध ग्रंथ है, इसको थोड़ा समझना। जैसे बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में हम लोग को जानकारी मिलती है कि जैसे मान लो बिंबिसार था, बिंबिसार के बाद अजाशत्रु, अजाशत्रु के बाद उदयन। इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, यही है। तो इसके 3 पुत्रों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसके 3 पुत्र थे, मतलब बौद्ध ग्रंथ इस बात की चर्चा कर रहे हैं। एक का नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था मुंडक, एक का नाम था नागदशक। क्या क्या नाम थे? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये जो नागदशक है ना, इसी को पुराणों में दर्शक कहा गया, है ना। का गलत बन रहा है, दर्शक। स्पेलिंग देख लो, एस एच नहीं है, एस है, दर्शक, ठीक है। पहली चीज तो ये, और इसकी चर्चा हो जाती है स्वप्न वासव दत्ता में, है ना।
क्योंकि स्वप्न वासवदत्ता में भास की जो रचना है उसमें इस बात को बताया गया है कि ये तीनों के तीनों, समझना, इन तीनों को विलासी प्रकृति का बताया गया है। ये तीनों विलासी हैं, भोग विलास में ये अपना जीवन जी रहे हैं। इसी का परिणाम था कि फिर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आ गया था, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको ध्यान रखिए। ये हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य पाषाण युग, सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। बागोर, लंगनाज, भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। सही मायने में अगर देखा जाए, ठीक है, तो जब हम लोग मध्य पाषाण काल को मान लो पढ़ते हैं, वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो हम लोग यही चीजें पढ़ते हैं। कैसे? हम लोग पढ़ते हैं, एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं मध्य पाषाण काल को। जैसे ही हम लोग मध्य पाषाण काल को लिखा, वैसे हम लोग लिखते हैं माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? ये है ना। फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले मानव बड़े जानवरों का शिकार करता था, अब छोटे जानवरों को मारने लगा, मछली खाने लगा, है ना, मछली पकड़ने लगा। उस तरह के वो औजार हमें दिखाई देते हैं। अब देखो, जब हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं तो बागोर, लंगनाज, भीमबेटका, भाई यहीं से तो पशुपालन के साक्ष्य मिले। लंगनाज है, भीमबेटका है, ये भी महत्वपूर्ण स्थल है। क्यों? ये देखो, इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। कहां से? भीमबेटका से। तो भीमबेटका में जो हमें शैल चित्र मिलते हैं कई कालखंडों के हैं, लेकिन पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में मध्य पाषाण काल के अच्छे खासे चित्र हमको मिलते हैं। सर्वाधिक चित्र इस टाइम पीरियड में, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण में सर्वाधिक चित्र हमको मध्य पाषाण के ही मिलते हैं, भीमबेटका से। तो ये भी सही हो गया, है ना। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। इनकी पाई गई हैं तभी तो हम लोग कहते हैं कि पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरी की पूरी थ्योरी से ये क्वेश्चन बना दिया गया है। मध्य पाषाण काल में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में लिख दिया गया है। सीधी बात है ये। तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए फिलहाल आज की क्लास को हम लोग फिर यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप इस क्रम को जारी रखेंगे तो ये तय बात है कि जो ये मैराथन आपके लिए तैयार किया गया है, जब ये समाप्त होगा तो आप अपने आप को ऐसे लेवल पर पाएंगे कि आपको लगने लगेगा कि नहीं, अब चीजें मैनेजेबल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।